बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी 90-95% 10वीं 12वीं में होना कोई ज़रूरी नहीं है आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो मैंने उनको वही समझाया एक दिन बैठ के। मैंने कहा कि देखो हिंदी है ना, हिंदी को अपनी ताकत बनाओ। तुम लोगों ने हिंदी को कमज़ोरी बना के छोड़ दिया है। बैठे थे और फिर ग्रेजुअली क्या हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लॉस्ट इंटरेस्ट। मैं इंटरेस्ट ही लूज़ कर गया साइंस सब्जेक्ट्स में। नौकरियाँ अभी भी इतनी हैं जितना उसको डिजर्व करने वाले लोग नहीं। आप बच्चे को बनाना चाहते हैं डॉक्टर इंजीनियर, आपने बच्चे को बनाना चाहते हैं कि वो यूपीएससी करे, लेकिन लीडर आपको चाहिए, चाहते हैं कि समाज में अच्छा लीडर मिले। क्योंकि कंपटीशन ओवर द इयर्स डिफिकल्ट तो हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो लोग भी कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। दे आर सिंपली लाइंग। हर आदमी के पास वक्त होता है। यूपीएससी की भाषा में तो कहें तो अभी प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ है, तो मेंस की बात कहाँ से करें कि हमारा मुखिया जाहिल होगा और बेटा पढ़ा लिखा होगा तो बेटा भी जाहिल होगा और मुखिया भी जाहिल होगा। हम वोट ही नहीं देते हैं ना मुद्दों। आदाब, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सालिक परवेज़ आलम, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पुत्र हैं सालिक, और इसी शहर अररिया के रहने वाले हैं। गांव है आपका पुरंदाहा। आपने स्कूलिंग यहीं से की है, 10th तक आपने अररिया शहर में ही किया, फिर उसके बाद 12th पटना से किया, फिर दिल्ली गए आप और आईटी के प्रिपरेशन के लिए फादर ने आपको भेजा था, लेकिन फिर आपने एडमिशन जेएनयू में ग्रेजुएशन में लिया और फ्रेंच में ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आपने एमए में एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर में जब थे तभी आपने यूपीएससी 2009 के बैच में आईआरएस क्वालिफाई किया, और उस वक्त आपका पेपर था यूपीएससी में फ़िलॉसफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। काफ़ी वक्त आपका अररिया शहर में गुजरा है और शुरू से हम लोगों ने देखा है इनको, और शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक़ था और क्यूरियस थे, जिज्ञासु थे, बहुत चीज़ों को जानना चाहते थे। और ये इनके शौक़ का ही नतीजा है कि आप देखेंगे कि 10th से पहले ये कई उन टीचर्स के पास भी गए जहाँ से अमूमन इस एज में बच्चे बाय फोर्स जाना चाहते हैं, कोचिंग कह लीजिए आप या ट्यूशन क्लासेस कह लीजिए। इससे पहले जो द संवाद ने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री की थी संजर सर पे, संजर सर ने भी से भी ये पढ़ने गए थे, और ये खुद एक बहुत मुश्किल काम था उस वक्त संजय सर को तैयार करना, लेकिन वहाँ भी इन्होंने उनसे पढ़ाई की। और उसके बाद फिर परवेज़ सर से भी इन्होंने पढ़ाई की, और परवेज़ सर से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये ख़ुद भी पढ़ाई को लेकर के बहुत सीरियस शुरू से रहा है, और जिस वक्त वो पढ़ाया करते थे तो और भी मज़ीद वक्त ये चाह रहे थे उनसे, परवेज़ सर से। तो उन्होंने, उनके पास वक्त की कमी थी, तो टालने के लिए उन्होंने जो वक्त दिया था वो अर्ली मॉर्निंग का दिया था, 5 बजे का, कि शायद ये इसकी वजह से जो है वो मना कर दे, वो पढ़ने के लिए नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका कहना है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो 5 बजे मेरे घर पर नहीं पहुंचा हो। तो शुरू से इनको पढ़ने का शौक़ रहा है। उसके बाद फिर जेएनयू गए, फिर इवन 10th से पहले ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए अलीगढ़ भी कुछ दिनों के लिए गए आप। जावेद साहब जो प्रोफेसर हैं अलीगढ़ में, उनसे भी उन्होंने पढ़ा। तो उस एज में इस तरह की क्यूरियोसिटी और इतनी इच्छा वो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। तो आपका स्वागत है द संवाद में। शुक्रिया। हम शुरू यहाँ से करते हैं कि यूपीएससी आपने क्वालिफाई किया है, तो यूपीएससी के लिए जो भी एस्पायरेंट हैं, जो भी करना चाह रहा है, वो कैसे इस चीज़ को इवेलुएट करेगा कि उसके अंदर पोटेंशियल है और वो यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता है,
तो सबसे पहले तो उस पर हम चर्चा कर लें। ऐसा है कि यूपीएससी, चलिए हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, यूपीएससी को लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा हवा बना के छोड़ दिया है। ऐसा कुछ है नहीं। ये एक बहुत ही नॉर्मल एग्ज़ाम है जिसके लिए बहुत ही एवरेज माइंड की ज़रूरत है, और सिर्फ एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए कि आप हार्ड वर्किंग होइए और कंसिस्टेंट होइए अपने एफर्ट में। ये एक लंबी जर्नी है। इट्स लाइक आप मैराथन दौड़ रहे हैं। तो मैराथन जब आप दौड़ते हैं तो आप सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अच्छे रनर हों, इंड्योरेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप क्या एक पर्टिकुलर स्पीड पे इतना लंबा दौड़ सकते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम को। ये स्प्रिंट 100 मीटर का रेस नहीं है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। नॉर्मली आज की जो ज़िंदगी हो गई है वो थोड़ी भाग दौड़ की हो गई है। लोग क्विक रिजल्ट देखते हैं हर चीज़ में कि हम ये कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा कुछ। तो यहाँ पे जल्दी कुछ नहीं होता है। जहाँ तक असेसमेंट का सवाल है, कोई भी, जो मैंने फिर कहा कि कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट वक्त दे इस एग्ज़ाम को, अगर और उसको 9, 10, 11, 12 की किताबें समझ में आती है, देश दुनिया की बातें समझ में आती हैं, तो वो इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मेरे हिसाब से एलिजिबल है। और अगर वो अपनी ईमानदारी से 10 से 12 घंटे रोज़ बैठ के पढ़ने की कैपेसिटी रखता है, दैट्स ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरा ऐसा कोई प्लान था नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं मुझे यूपीएससी ही करना है। ऐसा कुछ भी नहीं था। आप गए भी थे आईटी के लिए ही गए थे? मतलब उसमें बड़ा मज़ेदार किस्सा है एक्चुअली। मैं तो भाई, आप छोटी जगह में तो हर आदमी वही करता है, उसको या तो इंजीनियरिंग करना होता है या मेडिकल करना होता है, खासकर अपने इलाके में। तो इसके अलावा अगर आप कुछ और करते हैं तो बेसिकली आप कुछ और, मतलब यू आर कंसीडर्ड एज अ फेलियर एक्चुअली इफ यू डोंट डू दिस। सक्सेस का अलग डेफिनेशन है। वो तो है, एक बात बिल्कुल सही है, वो तो है ही है। तो जब मैं गया, इनफैक्ट हुआ क्या, मैं 2 मिनट आपका लूँगा इसलिए कि ये जानना ज़रूरी भी है। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इससे शायद बच्चे या जो लड़के हैं वो इससे रिलेट कर पाएँ कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी 90-95% 10वीं 12वीं में होना कोई ज़रूरी नहीं है आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि जब जब यहाँ से गया 10th के बाद, तो 11th में मैं चला गया पटना। 11th पटना और से गया। हुआ क्या, जब मैं 10th का एग्ज़ाम मेरे ख्याल से मार्च में होता है और सेशन जो है वो जुलाई अगस्त में शुरू होता है 11th का, या जो जून में शुरू होता है। तो ये जो 2-3 महीने का वक्त होता है बीच में, तो हम 10th देने के बाद हम लोग यहाँ रिलैक्स करते थे, रिलैक्स कर रहे थे अपना। लोग इब्न सफ़ी की नावल पढ़ रहे थे। और जब मैं नावल पढ़ा करता था पहले से? हाँ, नावल तो मैं उस ज़माने में पढ़ा करता था। तो जब मैं पहुँचा स्कूल में, तो मुझे अभी भी याद है पहले दिन, तो उन्होंने कुछ लिखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला, और लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिया। ये क्लास की बात है? ये क्लास की बात है। अच्छा, 11th की। अब 11th में एक आदमी जिसने पहली बार समझा कि 2, 4, 6 इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन, या 2, 6, 36 एक प्रोग्रेशन है, ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको वक्त चाहिए। लेकिन पटना वगैरह में या बाहर, या शायद अब यहाँ भी वो कल्चर हो गया हो कि लोग 10th देने के बाद ही 11th की पढ़ाई शुरू कर देते हैं, है ना, जो मुझे नहीं पता था उस वक्त के हिसाब से। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। पहले दिन ही जब मैं गया तो ये सारा कुछ हुआ, तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं। तो मैं बाहर निकला और मैं चला गया सामने, उस ज़माने में जंगल मूवी आई हुई थी, मैं चला गया अपने जंगल मूवी देखी मैंने अशोक सिनेमा में, पाल होटल में बैठ के खाना खाया। तो मतलब इट हैपेंड इन ऑल द क्लासेस कि हर क्लास में जो बच्चे थे वो दे वर वे अहेड, और मैं कभी इस चीज़ को कोप अप ही नहीं कर पाया पूरे 2 साल। 11-12 में कोप ही नहीं कर, मतलब मेरे लिए वो चीज़ें नहीं थी। और बच्चे यहाँ थे, मैं यहाँ था, और मैं यहाँ पहुँचता था, वो उससे पहले यहाँ पहुँच जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसका रीज़न क्या था? क्योंकि 10th तक तो आपने पढ़ाई की थी।
सी क्या होता है वहाँ पे शहरों में कि लोग 6 महीने का इनफैक्ट पूरा 11th कंप्लीट कर लेते हैं वो मेजर एरियाज इस पूरे 3 महीने में। एक तो हम लोग घर से पहली बार बाहर निकले, लॉज में जिस वक्त हम लोग रिलैक्स करते हैं, खाना पीना अपने अरेंज करना, वहाँ वो सारा कुछ कर कराए बैठे थे। और फिर ग्रेजुअली क्या हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लॉस्ट इंटरेस्ट। मैं इंटरेस्ट ही लूज कर गया साइंस सब्जेक्ट्स में। अच्छा। तो लेकिन अब ऑप्शन तो आपको उस टाइम में होता नहीं है, और आप उस एज में भी नहीं होते हैं जहाँ पे आप डिसीजन खुद अपने लिए ले पाएँ। तो मैंने किसी तरीके से घसीटते हुए जो है 11th-12th पास कर लिया, और मैं सिर्फ पास ही करा। और लेकिन उसी दौरान चूँकि पढ़ने की आदत थी तो मैं कुछ और पढ़ता था। जैसे पटना में तो आप भी रहे हैं, पटना में सड़क किनारे बहुत किताबें मिलती हैं 5 रुपये 10 रुपये में। हाँ, गांधी मैदान में, इवन अशोक राजपथ भी मिला। तो आई स्टार्टेड बाइंग दोज बुक्स एंड स्टार्टेड रीडिंग देम। तो मुझे सोशल साइंस का जो इंटरेस्ट है उसी ज़माने से वो जगना शुरू हुआ। ये लगा कि मेरे अंदर है। मैंने पूरा प्रेमचंद उस वक्त पढ़ लिया, जितनी किताबें थी उसकी, गबन गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, ऑल दोज आई रेड दोस टाइम, कंप्लीटेड होल निराला उस वक्त। मतलब 11th-12th में यही किया आपने? हाँ, 11th-12th में मैंने यही किया। मैं एक द वीक मैगजीन आती थी पटना कॉलेज के सामने, मैं वो लेता था। और मैं मतलब वो मेरा रिफ्यूज था, मतलब जो 11th-12th के साइंस का फ्रस्ट्रेशन जो था वो मैं अपना इस पे निकालता था। तो somehow I completed, मतलब किसी तरीके से मैंने कंप्लीट कर लिया। आई जस्ट बेयरली गॉट फर्स्ट डिवीजन, 62-63% नंबर से मैं पास हो गया। बट तब भी मैं खुश था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो मैं पास हो गया। तो पास होने के बाद, लेकिन चूँकि हमारे एरिया में तो वही वाली बात है कि करना तो आपको इंजीनियरिंग है या मेडिकल है या इंजीनियरिंग है। तो घर वालों ने कहा कि भैया आप IIT कोचिंग करिए, दिल्ली जाके। तो मुझे पैसे दे दिए, तो मैं दिल्ली चला गया। तो मैंने घूम फिर के, लेकिन जब जैसे जैसे आप घर से दूर होते जाते हैं तो घर वालों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, तो आप और चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है। तो फिर थोड़ा घूमते फिरते, लोगों से मिलते जुलाते मैंने जो है। तो फिर फ्रेंच करने का कैसे सोचा आपने? फ्रेंच करने का सोचा ऐसे कि फिर मैंने क्या किया, जब ये मैंने डिसीजन लिया कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा, मतलब इसकी तैयारी नहीं करूँगा, तो फिर मैं बैठ के टाइम्स ऑफ इंडिया में देखता रहता था कि क्या हो सकता है, मतलब 12वीं के मतलब ऑप्शन क्या हो सकते हैं। उसी में मुझे JNU का पता चला। तो बी वेरी ऑनेस्ट, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, JNU का पता ही नहीं था मुझे टिल माई 12th। तो बाकी लोगों की क्या हालत है? अवेयर ऑफ JNU। पहला ईमेल अकाउंट मैंने जाके दिल्ली में बनाया, मुझे नहीं पता था। अच्छा, मतलब ओनली टाइम मैं साइबर कैफ़े गया हूँ दिल्ली जाने से पहले, वो अपना रिजल्ट चेक करने, उससे पहले मैं कभी गया ही नहीं था। सही बात यही है। मैं जाकिर नगर में बैठ के मैंने एक कैफ़े में अपना पहला ईमेल अकाउंट बनाया। तो फिर उसके बाद मुझे JNU के बारे में मालूम चला, फिर मैं भटकता हुआ JNU पहुंच गया एक दिन ऐसे ही। और वहाँ पे मैं जिस बस स्टॉप पे उतरा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है एक्चुअली, मतलब लोग प्रॉब्ली इसी को सेरेंडिपिटी कहते हैं। तो मैं उधर घूम रहा था ऐसे। अच्छा, मुझे बात करने का शौक है ही है, तो एक साहब आ रहे थे उधर से, क्लासरूम से कहीं से आ रहे होंगे। तो मैंने कहा भाई साहब, कैंपस में? हाँ, कैंपस में एक बस स्टॉप पे, जो पहला सेकंड जो पहला, अच्छा, जहाँ पे मैं उतर पाया एक्चुअली, वो गंगा ढाबा से पहले वाला। हाँ। तो मैंने उसको, मुझे अभी आई स्टिल रिमेंबर, मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे 12th के बाद किस चीज़ का पढ़ाई होता है। अच्छा, एग्जैक्टली आई आस्क्ड हिम। तो ही सेड कि अच्छा, स्मार्टफोन का ज़माना नहीं कि आप पहले ही देख लोगे कि भैया JNU क्लिक किया, गूगल किया, तो आपको पता चल गया कोर्सेज और ये और वो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है विदेशी भाषा का पढ़ाई होता है। अच्छा, यही कहा। दिस इज़ व्हाट ही सेड, एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। तो मैंने कहा विदेशी भाषा में किस चीज़ का पढ़ाई होता है? तो ही सेड कि ये चीज़ों का पढ़ाई होता है। तो फिर मैंने पूछा कि आप ये बताओ कि इसमें से किस में जल्दी आदमी पैसा कमा सकता है? अच्छा, मनी ओरिएंटेड थे, ऐसा लगा नहीं कभी? नहीं, बिकॉज आई वांटेड कि एटलीस्ट खुद को सपोर्ट कर सके आप। हाँ, या कन्विंस कर सके किसी को। हाँ, कन्विंस कर, आपको पेरेंट्स को भी तो सेल करना है ना कोई चीज़ कि भैया क्यों करना चाहते हो। पेरेंट्स आपके ऐसे थे नहीं, हमको लग रहा है, फिर भी अररिया जैसे शहर में। हाँ, मतलब कंपेयर टू अदर पेरेंट्स तो कभी कोई कंपल्शन नहीं रहा। जब मैंने कहा कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली दे डिडंट फोर्स मी। आई जस्ट आस्क्ड हिम कि क्या किसका स्कोप ज़्यादा अच्छा है। तो ही सेड कि फ्रेंच का स्कोप अच्छा है, और भी ही सेड 2-3 लैंग्वेजेस। फिर उन्होंने कहा कि आप लाइब्रेरी के पास चले जाइए, वहाँ पे आपको पुराने साल के पेपर्स मिल जाएंगे।
अच्छा, क्वेश्चन पेपर्स Question साल के paper. वो मिल जाएंगे। सो आई वेंट एंड टुक दोज पेपर्स। इत्तेफाक से ही वाज आल्सो इन फ्रेंच। अच्छा, वो तो खुद मैं भी उनसे फ्रेंच पहले मिला, तो जब मैं फ्रेंच में आया तो वो मुझसे एक साल सीनियर थे। देन वी बिकेम रूममेट। ओह, ये तो डेस्टिनी है एक तरह है। और रूममेट मिलने के बाद हम लोगों ने तैयारी भी साथ करी। यूपीएससी की। इनफैक्ट यूपीएससी की तैयारी वही करते थे। अच्छा, वही करते मैं तो थे। पॉलिटिक्स करता था, तो वो मुझे कहते थे यार कुछ तो पढ़ ले। तो फिर मैंने कहा अच्छा बहुत बोलते, मतलब उसके शर्म में मैंने कहा कि कब तक इसकी बात सुनते रहूं, तो मैं भी पढ़ाई तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि मैं रात के 3 बजे आता था अपने कमरे में चुपचाप दबे पाऊँ, और वो तब तक रूटीन वाला आदमी 12 बजे सो जाया करते थे। अच्छा, तो मैं बड़े दबे, अच्छा वो इतना बिकॉज उतने वो ओरिएंटेड थे, डिसिप्लिन थे कि वो मेरा मच्छरदानी पे लगा के और टेबल लैंप जला के सोते थे ताकि ही शुड बी डिस्टर्ब। मैं चुपचाप जाके मैं स्नीक इन कर जाता था अपने कमरे में। देन ही फोर्स्ड मी कि इतनी तैयारी करो करो। फिर मैं भी थोड़ा ओरिएंटेड हो गया टाइम के साथ। अब डेस्टिनी ऐसी हुई कि मेरा हो गया, और फिर वो चले गए बीपीएससी में। ही इज़ अ डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर अफसर, यहीं पे हैं अभी मधेपुरा में। अच्छा, वो बिहार के ही हैं। हाँ बिहार के ही, एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ। मतलब अब तो वो वाली बात हो गई है कि हम लोगों की बात हफ्ते में एक बार घंटों घंटों होती है उस तरह से। मतलब पहली मुलाकात जो वो अब तक हाँ, चल रही मतलब दिस इज हाउ डेस्टिनी टर्न्स यू नो थिंग्स। मतलब यू नेवर नो कि कौन सी चीज़ कहाँ क्लिक कर जाए। जाए। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा, द पर्पस ऑफ नरेटिंग द होल स्टोरी इज कि आप ये नेवर गेट डिसहार्टेंड कि आप 10th में अच्छा नहीं करा या 12th में स्कूलिंग अच्छा आपकी नहीं करा, ठीक नहीं थी, आपका स्कूलिंग ठीक नहीं था तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, या आप यूपीएससी नहीं कर। तो मैं उसका लाइव एग्जांपल हूँ दैट मैंने कुछ नहीं पढ़ाई करी 11th-12th। मैं सिर्फ मूवी देखता था और जो है अपनी ये कहानी की किताबें और नॉवेल्स और। लेकिन पढ़ते थे आप? हाँ, मतलब पढ़ने का शौक, वो तो शौक होना ही पड़ेगा ना, उसके बगैर तो नहीं होता है। उसके बिना तो 12 घंटे बैठना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ये है कि कभी ये नहीं रहा कि मतलब वो 90-95% वाला आदमी मैं कभी नहीं था। तो वो एक फैक्टर है। तो इसलिए आप बस लगन चाहिए आप में। अगर आप में लगन है शुरू तो कब से करें आप ये? जैसे अगर कोई बच्चा है जो अभी चाह रहा है, उसने देखा है बहुत से लोगों को यूपीएससी क्वालिफाई किया उन्होंने, अब उसकी ख्वाहिश है, लेकिन देखिए क्या उसका कोई स्कूलिंग स्टेज है या उसका कोई स्टेज नहीं है? जो आपने जो बात कही वही बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपको पढ़ने का शौक होना चाहिए बस, सिर्फ और सिर्फ। द ओनली थिंग मैटर्स इज दैट आपको पढ़ने का शौक होना चाहिए। अब मैं आपको इसका फिर आपको वही मतलब मेरे माई लाइफ इज़ फुल ऑफ मतलब ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस जो आप यू विल नेवर नो कि ये चीज़ें भी आपको हेल्प कर जाती हैं लाइफ में। अब जब मैं गया वहाँ दिल्ली, ये जब कोचिंग के नाम पे, तो कोचिंग तो करी नहीं। तो मैं पहुंचा था वहाँ पे अगस्त सितंबर वगैरह में। तो उस साल का सेशन तो खत्म ही हो चुका था। मतलब इतने भी हम लोग ओरिएंटेड नहीं थे कि ये सोच सके कि पहले चले गए कब जाना है नहीं जाना, कहीं का फॉर्म ही भर देते। तो मैं वहीं पे जाकिर नगर में ही मेरे कज़न रहते थे, तो मैं उनके यहाँ चला गया। अब करने को कुछ तो था नहीं, कोचिंग आप कर नहीं रहे, अब कहाँ क्या करोगे? तो आई यूज्ड टू रोम अराउंड ऐसा ही अपना इधर उधर, कभी थोड़ा बहुत तरीके से चले गए तो चले गए। उसी पीरियड में मुझे एक लाइब्रेरी दिखी, मेरे ख्याल से आप भी जानते होंगे, वो जस्ट इधर कौन सी जगह है वो, एक आबिदीन मेडिकल वो हुआ करता था, अगर यहाँ बटला हाउस का जो हाँ वहीं पे ना एक बेसमेंट में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। वो गलबन अभी है, वो मेरे ख्याल से अभी भी होगी, तिकोना पार्क से पहले राइट साइड में शायद था वो। नहीं ये उधर है, बटला हाउस से जो जाकिर नगर वाली सड़क जाती है वहाँ पे है ये लाइब्रेरी। बेसमेंट में हुआ करती थी, अल हिकमा या कुछ ऐसे कुछ नाम था उसका। तो मैं वहाँ पहुँच गया है, ये बच्चा भी कह रहा है कि है, ये जामिया का स्टूडेंट रह चुका है ना। तो मैं वहाँ, अब कुछ काम था नहीं, वो लाइब्रेरी सेकंड हाफ में खुला करती थी, 2-3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुलती थी। तो जस्ट फॉर द टाइम पास आई स्टार्ट सिटिंग ओवर देयर। मतलब इतनी खालीपन था कि कुछ करने को था नहीं, तो आई यूज्ड टू गो एंड सिट ओवर देयर। अब वहाँ मैंने कुछ किताबें ऐसे मुझे उठाई, मैंने पढ़नी शुरू करी। जब वो तो मैं ऐसे ही पढ़ गया, मतलब कुछ काम नहीं है तो पढ़ गया, मतलब मज़ा आ रहा है तो पढ़ लिया उस तरह का। जब मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू करी तो मालूम चला कि वो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स हैं। अच्छा, जो आप पढ़ रहे हो? हाँ, जो मैं 4 साल पहले पढ़ी थी मैंने। तो कहाँ की चीज़ कहाँ जाकर के काम आ जाए, यू नेवर नो एक्चुअली, वो वाली बात है। मुझे उस टाइम में यही नहीं पता था कि लाइफ में आगे होगा क्या, आगे क्या होगा। सही, मतलब लिविंग इन वन रूम, 4 लोग उसमें हम रहते थे,
तो आप खैर- उस ज़माने में आप उस स्ट्रगल में कहाँ यूपीएससी तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस टाइम में। जेएनयू में एडमिशन हो जाना ये ख्वाब था उस ज़माने में कि हाँ एडमिशन ये मिल जाए, ख्वाब था बहुत से लोगों है का, ना। सही। तो उस टाइम में कहाँ यूपीएससी वो तो आदमी झल में पड़ गया कि कुछ करने को ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे इस दोपहर में, तो आप बैठ के पढ़ लो। तो इसीलिए मेरा हमेशा ही कहना है कि इसके लिए कोई स्पेशल स्किल, स्पेशल कोचिंग इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैंने कभी खुद से कोई कोचिंग करी नहीं उस तरह से। तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट का कितना रोल है या कितना अहम है कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहाँ सपोर्टिव रहता है? नहीं, देखिए कोचिंग का अपना रोल तो है ही है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। कोचिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन ये नहीं है कि आप कोचिंग के बगैर नहीं कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ है, दोनों चीज़ें हैं। मतलब मैं वही मतलब पढ़ने का काम तो आपको खुद ही करना होगा, खुद ही करना पड़ेगा। कोचिंग असिस्ट करेगा कहीं ना कहीं। आप कोचिंग का रोल इसलिए बढ़ जाता है कि जब आप कहीं बाहर से दिल्ली जा रहे हो तो आपके पास वो कैंपस नहीं होता है, वो जूनियर सीनियर नहीं होते हैं गाइड करने के लिए। अब जेएनयू में क्या था कि हर साल ही हमारे हॉस्टल से 10 लोग 12 लोग हर साल ही सेलेक्ट हो रहे होते थे, तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। आपको एक पता माहौल है मिल जाता हाँ, था वहाँ कि वही ambience नोट था। चल रहा है कि ज्योग्राफी का नोट उनका चल रहा है, इकोनॉमी का उनका चल रहा था, वो एक सीरीज था लोगों का सेलेक्ट होने का। तो उस मामले में मैं लकी रहा कि जेएनयू आने की वजह से वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो आपको थोड़ा सा पुश कर देता है उसमें। तब व्हाटएवर अगर मैं यूपीएससी करना कोई चाहे अगर, तो उस पर क्या ख़ास चीज़ें हैं जिस पर कि उसको इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इन जनरल पूछी जाती हैं, अपार्ट फ्रॉम उसके उनका जो सब्जेक्ट जो उन्होंने लिया है उसके अलावा? सब्जेक्ट के अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है कि आपका एक तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी क्या है मेंस में, चूँकि 2000 नंबर का तो मेंस ही है। प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग है ना, हाँ प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग है। आपको आपका एनालिटिकल स्किल अच्छा होना चाहिए और राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए आपकी। ये दो चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको बाकी लोगों से अलग करेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही कट थ्रोट है उस जगह पे जहाँ पे 700-800 सीट होती है और मैक्सिमम 5 1000 लाख, सीट 6 लाख, होती है। 5-7 लोग 7 कम से लाख कम लोग बैठते हैं। 20-25 हज़ार लोग तो मेंस लिख रहे होते हैं। अब जो 20 से 25 हज़ार लोग मेंस लिख रहे होते हैं उसमें तो सारे ही वो लोग होते हैं जो उस एग्ज़ाम वो भी उनके अंदर इतनी हाँ, क्वालिटी होती है कि वो अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो निकाल सकते हैं। उसमें आपको 3000 में आना, फिर उस 3000 के इंटरव्यू में जाना। तो अच्छा, इंटरव्यू कितना मैटर करता है? इंटरव्यू भाई, इंटरव्यू आपका अब तो थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है, नंबर्स को उन्होंने रीस्ट्रक्चर करा सिलेबस को। हमारे वक्त में 2000 नंबर का मेंस हुआ करता था और 300 नंबर का इंटरव्यू हुआ करता था, तो 2300 नंबर आपका टोटल 2300 हुआ करते थे। तो 300 नंबर तो बहुत मैटर करता है बहुत मैटर करता है, खास के उस 25,000 के अंदर में। नहीं वो तो बहुत नहीं, इंटरव्यू तो 3000 लोग ही दे रहे हैं, तो 3000 में तो और वो हाँ इंटरव्यू तो और भी कम हो गया, वो 3000 वो फिर 300 जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना वहाँ पे आपका। तो अच्छा, यूपीएससी लोग प्रिपरेशन करते हैं, एक आम धारणा ये भी है कि हमने 5 साल तैयारी की, 6 साल तैयारी की और उसके बाद अगर सक्सेस नहीं मिल पाया तो फिर नॉर्मली कहा जाता है कि फिर क्या करोगे तुम। तो इस पर क्या है कि अगर एक बंदा 5-6 साल मेहनत करे, एक बच्चा उसमें उसका टाइम भी जा रहा है, बाकी चीज़ें भी जा रही हैं, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाए, अगर ना हो तो उसके लिए फिर क्या ऑप्शन बचता है? इसका जवाब मैं दूसरे तरीके से देता हूँ कि अगर आप 5 साल तैयारी ना कर रहे हो तो और क्या कर रहे हो। यानी कि अगर आप 3 साल उसमें टाइम ना देके अगर आप नहीं, यूपीएससी एक बहुत बड़ा गोल है ना, लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा कंपटीशन है। नहीं, नो डाउट बड़ा कंपटीशन है, हाँ, इसमें कोई डाउट थोड़ा नहीं कि बड़ा कंपटीशन है। उतना वक्त भी लगता है, बिल्कुल लगता है। तो उस प्रिपरेशन को करने के बाद फिर एक छोटे काम को करना जो कि वो पहले कर सकता था, तो उसमें एक फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है। नॉर्मली लोग भी, समाज के लोग भी कहते हैं, खास वो तो समाज तो अपने हिसाब से चलता है, समाज के डायनामिक्स में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर इस पर समाज के डायनामिक्स में फंसूंगा तो वो फिर आपको कुछ करने नहीं देगा, आपको कुछ करने नहीं देगा। अगर आपने समाज की सुननी शुरू कर दी तो फिर समाज आपको ही सुनाएगा अपने हिसाब से, तो फिर सुनते रहिए उसको। समाज तो यही कहता है कि आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, मुझसे कहता भी था कि अरे क्या कर लिए, सही फ्रेंच पढ़ के क्या होगा, है ना। तो समाज के सुनते रहिएगा तो फिर तो बड़ा मुश्किल है कुछ करना। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने मेहनत से और अपनी ईमानदारी से अगर 3-4 साल दिया है इस एग्ज़ाम को, तो आप बेरोज़गार नहीं रहिएगा, आपको नौकरी मिलेगी, कुछ ना कुछ आप कर लेंगे। आप मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम
4-5 तो हम कोर लोग थे जो तैयारी करते थे, मतलब हम इतने कोर ग्रुप था हमारा 5 लोगों का जेएनयू में, जो सिवाय सोने के अलावा हर वक्त साथ होते थे। अच्छा। मतलब वी हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट रेजिम। एक ज़माने में 2 साल हम लोगों ने बड़े रेजिम के साथ पढ़ाई करी, मतलब इन द सेंस कि सुबह 9 बजे, वी ऑल यूज्ड टू लिव इन द सेम हॉस्टल, तो अपना सुबह 9 बजे हम ब्रेकफास्ट लेके लैब। ये कब की बात है, ग्रेजुएशन या उसके बाद एमए? जब आपने एमए के टाइम की, एमए फर्स्ट ईयर, बीए थर्ड ईयर से शुरू, थर्ड ईयर ख़त्म होने से और एमए शुरू होने का जो इंटरवेनिंग पीरियड होता है कि आपका अटेम्प्ट कौन था? ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? सेकंड दिया था सेकंड। तो हम फर्स्ट में आपके उसमें मेंस? हाँ, मेंस, मतलब मेंस नहीं हुआ था, प्रीलिम्स हो गया था। अच्छा। तो उसमें क्या है कि आप स्ट्रिक्ट रेजीम में आप जाते हैं और वही आपको बेसिकली मोल्ड करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। और हम जो 4-5 लोग थे जिन्होंने तैयारी करी हम लोगों ने साथ में, उसमें सबका कहीं ना कहीं हो गया, सबका ही हो गया कहीं ना कहीं। मतलब प्रोसेस जो है वो 3-4 साल का, और वो इतना बना देता है। और हमने अपने जानने वाले में आज तक जितने लोगों को मैं जानता हूँ, एटलीस्ट मैं 50-100 लोगों को जानते ही हूँ जो तैयारी करते रहे हैं, हमारे 2-4 साल सीनियर से लेकर 2-4 साल जूनियर तक। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कहीं जॉब में नहीं है, जो कहीं अच्छे जॉब में नहीं है। सो मेनी जॉब्स, आप कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ, ये मैसेज जाना भी बहुत ज़रूरी है, ख़ास के जो लोग देखें और जो लोग सुने, कि ऐसा नहीं है कि अगर यूपीएससी में नहीं हो पा रहा है तो फिर कोई ऑप्शन हमारे लिए नहीं बचता है। एक्चुअली दैट ओपन्स मोर ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपका जो नॉलेज का बैंडविड्थ होता है वो किसी भी आम इंसान से ज़्यादा होता है। सही। तो आपको ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं, ज़्यादा एवेन्यूज़ पता होते हैं। तो ये बहुत ही मिसलीडिंग आर्गूमेंट है और एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा फैलेसी है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं और आपका नहीं होगा, और आपको 2-4 एग्जाम्पल समाज में दिखाएंगे भी लोग कि देखो कि वो तैयारी करता था और उसका नहीं हुआ। इनफैक्ट उसने तैयारी करी नहीं कभी। अगर वो तैयारी करता तो मैं ये मान नहीं सकता हूँ कि उसका कहीं और नहीं होगा, क्योंकि बाकी एग्जाम केक वॉक हो जाता है उसके बाद। सही। जब आप बहुत दूर की सोचते हैं तो ऑब्वियसली जो है वो छोटी छोटी चीज़ें खुद ब खुद बहुत केक वॉक हो जाता है आपको उसके लिए। अच्छा, कैरियर ऑप्शन में इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है? एक तो यूपीएससी है ही है, उसके अलावा भी क्या ऑप्शन है जो आप गवर्नमेंट सेटअप में कह रहे हैं या नॉन गवर्नमेंट सेटअप में? मेरे ख्याल से दोनों तरह की बात अगर आ जाए तो बच्चों को ऑप्शंस भी पता चल जाएंगे एक तरह से। देखिए, गवर्नमेंट सेटअप में तो एग्ज़ाम्स जो हैं, यूपीएससी है, स्टेट सर्विसेज हैं और एसएससी लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट के एसएससीज हैं, जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। मेरा तो अभी भी मानना है कि देयर आर मोर जॉब्स देन पीपल हु डिज़र्व देम। अच्छा, ये आप नौकरियाँ अभी भी इतनी हैं जितना उसको डिज़र्व करने वाले लोग नहीं हैं। मतलब लोग नहीं मिल रहे हैं, अगर आप ये कहें। हाँ, मतलब जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो उस थ्रेशोल्ड से कम पे सेलेक्ट हो रहे हैं। दे शुड हैव स्टडीड और वर्कड हार्डर फॉर दैट व्हाट दे आर गेटिंग। मतलब सही तरीके से और ऑनेस्टली मेहनत की जाए अगर, तो कोई दुश्वारी नहीं है। दुश्वारी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, स्कूलिंग का, ये पेरेंटिंग का कितना रोल है किसी बच्चे की नर्चरिंग के लिए, या बच्चे को एक मकाम तक पहुंचाने के लिए माँ बाप का कितना रोल है, या उनकी क्या जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी क्या क्या है? ये देखिए, माँ बाप की जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो फाइनेंशियली है कि आप जब तक, चूँकि आज के टाइम में एजुकेशन महंगा हो गया, अब तो हर कुछ ही महंगा होता जा रहा है वक्त के साथ और ये लंबा प्रोसेस है। तो अगर आप बच्चे को फाइनेंशियली और साथ में इसमें इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल सपोर्ट, बिकॉज अगर आपको नहीं पता कि वो पहले चांस में हो गया, दूसरे में हो गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अमूमन होता नहीं है, तो उस केस में आप बच्चे को ये कहना कि कोई बात नहीं तुम करते रहो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पेरेंट्स ये होते हैं कि वही पेशेंस लूज कर जाते हैं। तो ओबियसली पेरेंटिंग का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है इस बात के ऊपर कि उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। स्कूलिंग का भी रोल है क्या? नहीं, बिल्कुल स्कूलिंग का तो रोल है जो अभी। अच्छा, आपने इस शहर को उस वक्त देखा जिस वक्त आप थे यहाँ पे, और उसके बाद भी आपका रिश्ता रहा है शहर से, हमेशा आना जाना भी है। आप उन लोगों जैसे नहीं हैं जो शहर को भूल गए और लोगों को भूल गए, ऐसा हम मानते हैं। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। तो
अभी जो शहर है हमारा, जो भी स्कूलिंग सिस्टम है यहाँ पे, या जो बच्चों से आप मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं अभी इस वक्त, या उस वक्त ज़्यादा लोग सिंसियर थे? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही, आप जो सवाल पूछ रहे हैं जनरेशनल सवाल है। जनरेशनल सवाल, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ कि हर जनरेशन को ये लगता है कि उसके नीचे वाला जनरेशन बेकार है, और हर नीचे वाले जनरेशन को लगता है कि उससे ऊपर वाला जनरेशन बेकार है। तो ये वही वाला सवाल है कि मैं कहूँगा कि नहीं, हमारे टाइम में लोग ठीक थे, अभी वाले ख़राब है। अभी वाले कहते हो कि भाई इन्होंने कौन सा झंडे गाड़ दिए। हाँ, ये होता ही है, यही होता है। तो मैं इस पर, और मतलब ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है कि हर टाइम में ही संभावनाएं होती है किसी भी शहर में आपको कभी भी आगे बढ़ने के लिए। पर्सनली अगर मुझे पूछेंगे तो मैंने कभी भी अपने लाइफ में ये फील नहीं किया किसी भी प्लेटफॉर्म पे कि मैं किसी बहुत बड़े स्कूल से पढ़ के नहीं पहुंचा हूं कॉलेज में या कहीं पे। आई नेवर हैड दैट फीलिंग। एंड सर्विसेज में आने के बाद भी मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अररिया से आया हूं, या मेरा बैकग्राउंड, मैं 8वीं तक मिडिल स्कूल का गढ़वा में पढ़ के गया हूं तो मेरे अंदर कोई कमी है, या हमारी अंग्रेज़ी बाकियों से ख़राब है। ओबियसली मुझे पता थी कि कुछ चीज़ों, क्या वीक पॉइंट्स मेरे क्या क्या हैं, मैंने उस पर काम करा, सीधी सी बात है। इफ माई इंग्लिश वॉज नॉट अप टू द मार्क, आई वर्कड ऑन इट। आप मेहनत करेंगे, आप सीख जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ना है कि आपको नहीं आएगा, आपको आ जाएगा। द ओनली थिंग इज़ दैट यू शुड नो कि हाँ, ये हमारे वीक पॉइंट्स हैं, हमको इस पर काम करना है बस। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम जानते हैं तो फिर भी उस पर वर्क नहीं करते हैं। मतलब बहुत लोगों की ये इस एरिया से आने वाले बहुत लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ जो हमारे वक्त के भी थे। सी द पॉइंट इज, ज़मीन से जुड़ा होना एक बात है, लेकिन अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं करना दूसरी बात है। यू डोंट इम्प्रूव एंड यू से कि नहीं हम तो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं इसीलिए हम ऐसे हैं। नहीं, ये दो अलग अलग चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है कि आप इम्प्रूव करिए, आप इम्प्रूव करिए, और तब आपका ज़मीन, आपका वो जो एक देसीपन है वो आपका पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन आपने इम्प्रूव ही नहीं किया तो वो आपका देसी पार्ट आपका वीकनेस है बेसिकली। समझिए आप इस बात को। आई ऑलवेज टेल दिस टू, जैसे हमारे यहाँ भी क्या होता है कि जो हिंदी मीडियम से लोग सेलेक्ट होकर आते हैं यूपीएससी के बाद, वो बड़ी लड़ाइयाँ चलती हैं अंदर में जब। अच्छा, वहाँ पे हाँ, कि अब हमें पढ़ाई तो हर इंग्लिश में होती है पूरा ट्रेनिंग, तो ये अपने रोते रहते हैं अपना बैठ के, मतलब तो उसमें एक्सक्यूज पेश करते हैं। हाँ, कि भाई भारत हिंदी है और ये है, और हमें जो है हिंदी में किताबें मिले, और हिंदी में होता कुछ है नहीं, मटेरियल ही नहीं है, तो मटेरियल ही नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसे भी टैक्सेशन तो कहीं हिंदी में नहीं होता। तो मैंने उनको वही समझाया एक दिन बैठ के। मैंने कहा कि देखो, हिंदी है ना, हिंदी को अपनी ताकत बनाओ। तुम लोगों ने हिंदी को कमज़ोरी बना के छोड़ दिया है। हमने कहा तुमसे ज़्यादा हिंदी मैंने पढ़ रखी है, लेकिन वो मतलब नहीं है। हिंदी शुड बी योर स्ट्रेंथ। आपने हिंदी को वीकनेस बना के रख दिया आपने, हर जगह उसको एक्सक्यूज के तौर पे पेश तो वही मैं कहता हूँ कि आप हम जानते हैं, हम जिस जगह से आते हैं, अब तो यहाँ पे इंटरनेट है, हम लोग के टाइम में तो कुछ भी नहीं था। उस वक्त तो, अब तो खैर फिर भी इंग्लिश का रिवाज है, मैं बिस बुक्स चलती हैं कि यहाँ पे हालात ये थे उस टाइम में कि ये हुआ कि सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होगी। सीबीएसई बोर्ड की हालात उस टाइम में अररिया में वैसे ही थे जैसे भी कोरोना वायरस की है। किसी को पता ही नहीं था कि है क्या। कोई कह रहा था ये पढ़ लो, कोई कह रहा था वो पढ़ लो, कोई RS अग्रवाल पकड़ा दे, कोई कुछ और पकड़ा दे। टीचर भी होते ही क्लूलेस, किसी को कुछ आइडिया नहीं, किसी को कुछ आइडिया नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। तो पहले मैंने पकड़ा, एक टीचर थे फारूक तनवीर। अच्छा, फारूक तनवीर और संजय साहब एक दोनों क्लास। अच्छा, फारूक तनवीर, हाँ, ये स्कूल से ही बाजार मिडिल स्कूल से ही क्लास पढ़ते हैं काफ़ी, वो भी बहुत तेज। हाँ, वो बहुत पहले मैंने उनको पकड़ा, उन्होंने मुझे 1-2 महीने पढ़ाया। मैंने ऐसे बहुत काफ़ी लोग, परवेज सर को ढूंढा, फिर राया सर को ढूंढा, तो ऐसे मैं करके लोगों को ढूंढ के मैं 2 महीने 3 महीने करके मैंने अपना काम निकाला। तो उस वक्त से अब तो बहुत हालात ठीक हो गए हैं, और मुझे लगता है कि टीचर्स भी अच्छे आ गए होंगे। ऐसा पहले से हालात बहुत अच्छे हैं, तो कई स्कूल्स भी हैं, पहले तो एक ही स्कूल नहीं, था। ऐसा नहीं है, ये सारे टीचर्स भी उस वक्त में बहुत अच्छे थे। आई एम श्योर कि परवेज सर आज भी उतना ही अच्छा पढ़ाते होंगे। आज भी उनके मुझे भी याद है कि उन्होंने पहली बार जो आए थे क्लास में पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये x + y = 2 और समथिंग, यानी दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। तो सबको पता होता है ये लीनियर इक्वेशन है।
तो बोले इसको लीनियर क्यों कहते हैं, अब सब गोल, किसी को पता ही नहीं इसको लीनियर क्यों कॉन्सेप्ट कहते हैं। जो है वो, हाँ, तो देन ही सेड कि इफ़ यू ड्रॉ दिस ऑन अ ग्राफ यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। तो ही स्टार्टेड, वहाँ से उन्होंने फिर बिल्डअप करना शुरू किया हम लोग के साथ। तो इसीलिए ये एवरी सिटी हैज़ पोटेंशियल। ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि सिर्फ बड़े शहरों में ही पढ़ने से कुछ होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। और मैं तो जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मैं बहुत ट्यूशन पढ़ाया करता था दिल्ली में, और मैंने दिल्ली के जितने तुरंत खां स्कूल हैं सबके बच्चों को पढ़ाया है। मतलब अच्छा, DPS, तो आपको देखने का मौका मिला? हाँ, कि मैंने आई हैव सीन वन द वेरी क्लोज क्वार्टर्स एंड मतलब मैं उस लीग में पढ़ाता था जहाँ पे DPS बहुत ही गरीब स्कूल है। अच्छा मतलब उस लीग हाँ। में DPS सबसे डाउन मार्केट स्कूल है। जिन क्लास के बीच में आप, जिन क्लास के अमेरिकन स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, श्री राम, पाथवेज, ये सारा वसंत वहाँ तो विहार, DPS ऑब्वियसली बहुत, DPS वहाँ पे सबसे डाउन मार्केट है। उस सोसाइटी में कहते हो यू आर इन DPS, तो वो वाली बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी बच्चे ही हैं। और अच्छा, ओबियसली ये जो अपना इलाका है ये आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियली बैकवर्ड इलाका है, एजुकेशनली भी है। तो यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनके पास गाइडेंस की कमी होती है, सही वक्त में सही इन्फॉर्मेशन उनको मिल नहीं पाती है, तो उसकी वजह से भी लोग पीछे रह जाते हैं। तो जिन लोगों ने कुछ किया है उनकी जिम्मेदारी बनती भी है कि एटलीस्ट उनके लिए हम कुछ करें कि जो गैप है वो एक तरह से कम हो। तो उस ताल्लुक़ से क्या कोशिशें हैं जो की जानी चाहिए, और या आप सोचते हैं कि वो यहाँ के लोगों को या जो लोग कर चुके हैं उनको भी सोचना चाहिए? कोशिशें तो अब बहुत सारी है, देयर मल्टीपल वेज हैं आप जिसमें लोगों को हेल्प कर सकते हैं। उसमें तो बस मेरा ये कहना है कि उसमें इंटेंट होना चाहिए आपका। अगर आप हेल्प करना चाहिए तो हेल्प करने के हज़ार रास्ते हैं। चाहे आप उनको गाइडेंस के लिए आप उनकी क्लासेस लीजिए। कब से उनकी, मतलब 10th के बाद से ही उनकी काउंसलिंग शुरू की जाए, या फिर 12th के बाद, या उससे पहले भी हम इन चीज़ों को फिल्टर कर सकते हैं? मेरे ख्याल से इसका कोई वक्त उस तरह से नहीं है। हमको लगता है कि ये आप साल में 2 बार 3 बार अगर आप एक सेशन चलाते हैं, एक प्रोग्राम चलाते हैं, वो काफ़ी होगा आपको लोगों से कनेक्ट करने के लिए। प्लस ये है कि जो आप अवेलेबल रहिए। आजकल तो इंटरनेट का दौर है, आप यू बी मेक योर सेल्फ अवेलेबल फॉर पीपल, कि जब लोगों को ज़रूरत पड़े वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। अगर आप ये करते हैं और लोग आपको कांटेक्ट करते हैं तो आई थिंक रास्ता कुछ ना कुछ निकल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी बच्चे अगर चाह रहे हैं तो रिसोर्सेस अवेलेबल हो सकते हैं उनके लिए, हाँ, मुश्किल काम नहीं है। मेरा ये मानना है कि रिसोर्सेज की दिक्कत कभी नहीं आती है। अगर आप, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैं जो कह रहा हूँ मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि रिसोर्सेज का कोई बहुत इम्पोर्टेंट इशू नहीं है। अगर सही में कोई बच्चा पोटेंशियल का बच्चा है और तो उसमें कोई दिक्कत आ जाएगी उसके एडमिशन में या उसके कोचिंग में, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई दिक्कत का मामला है। ये कोई इशू नहीं है, इंटेंट होना चाहिए। ये अब अभी एक फेसबुक वाले ग्रुप पे भी मैंने एक टाइम में करा था, हाँ, कुल्हिया मीम्स में भी मैंने किया था। मैंने उसमें भी लोगों को कहा कि आपको कभी भी कोई ज़रूरत पड़े, फ्री बुक्स की ज़रूरत है, आपको किताबें चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, यू राइट टू मी। आज तक एक आदमी ने नहीं लिखा, तो आप, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। आप ईगरनेस नहीं है, मतलब लोग खुद भी, मतलब आई विल नॉट जनरलाइज इट, मे बी पीपल आर, या हो सकता है वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं लोग, या मैसेज प्रॉपर्ली तक पहुँचा नहीं, लोग या जो यहाँ लोग हैं वो लोग भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो मतलब नहीं, शायद हमारे ख्याल से फिल्टर भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को। हाँ, मतलब मैं इसीलिए कहा कि ज़रूरी नहीं है कि ये इसी वजह से हो कि लोग इंटरेस्ट ना दिखा रहे हो। ये भी हो सकता है कि मैसेज हमारा रीच नहीं हो वहाँ तक, सही जगह पे पहुँच नहीं पा रहा है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है इसके लिए। तो आगे भी मेरा यही है कि अगर लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वी विल फाइंड आउट समथिंग टू हेल्प देम, ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो किया जा सकता है, एक सोशल अकाउंटेबिलिटी है हर उस इंसान की जो यहाँ से या अपने नेटिव से निकला हो, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरे हिसाब से ये उसकी एक मोरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभानी चाहिए। और आई नो हंड्रेड्स ऑफ सच पीपल जो ये निभा रहे हैं।
तो जो बात मैं कह रहा हूँ वो कोई नई बात नहीं कह रहा लोग हूँ। कर रहे हैं, बहुत से लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, मतलब मैं देखता हूँ उन लोगों को जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इस लाइन पे जो भी पॉसिबल है वो करा जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ को लेकर। अच्छा, एक आपके ताल्लुक से पर्सनल सवाल है कि हॉबीज़ आपकी क्या हैं, जो आप वक्त निकाल करके या अपनी नहीं, हमारे पास तो वक्त ही वक्त है, मुझे वक्त निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, मैंने शायद टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस सवाल से बहुत मतलब मैं बोल रहा हूँ, सोचता है कुछ लोगों को ठीक न लगे कि जो भी लोग ये कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। दे आर सिंपली लाइंग। हर आदमी के पास वक्त होता है, प्रोवाइडेड आप प्रायोरिटाइज करते हो। अगर कोई काम आपको करना है तो उसके लिए आप वक्त निकालते हो ना। अगर वो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको छोड़ थोड़ा नहीं देते हो, सही। तो आप उसको प्रायोरिटाइज करते हो बेसिकली। अगर आपकी प्रायोरिटी लोगों की हेल्प करना है तो आपके पास वक्त हमेशा ही होगा। एग्जैक्टली, है ना? सही। और वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। और एक दूसरी भी फीलिंग होती है कुछ लोगों में कि दे सीम टू बी बिजी। अगर उनको वो बिजी नहीं रहेंगे तो उनको लगता है कि लोग शायद ये समझें कि फिर ये किस तरह का अफसर है कि ये बिजी नहीं है। ये भी एक फैक्टर है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें थोड़ा सा सीरियस रहना है, लोगों से कम बात करना है और जो रिजर्व रहना है, चाहे वो घर में बैठ के सो ही अच्छा, रहे फिर ये हों। मज़ा किस में आता है आपको? जैसे कि आपकी एक हॉबी तो हमने कहीं सुना था कि आपने कहा कि मैं रीडिंग, मतलब पढ़ना हाँ, पसंद करता मैं हूं शुरू से। पढ़ता हूँ। तो पढ़ने के क्या फ़ायदे क्या है पढ़ने के? ज़रा सा एक जनरल, क्योंकि अब तो रिवाज ख़त्म होता जा रहा है, लोग एक ब्रोशर भी नहीं पढ़ना पढ़ने चाहते। का फ़ायदा, सी आई टेल यू, सबसे बड़ा फ़ायदा पढ़ने का ये है कि इट कीप्स यू हम्बल। आपको ये ज़मीन पर रखता है। हाँ, मतलब आपको अपने औकात में रखता है कि आपको कुछ नहीं आता है बेसिकली। ये बहुत कुछ जानना भी बाकी है आपको। हाँ, मतलब द मोर यू रीड यू गेट ना कि यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। लोगों ने अपनी ज़िंदगी लगा दी लिखने में और मुझे ये भी नहीं पता आज तक। तो पढ़ना ओबियसली, मेरी अपनी छोटी सी लाइब्रेरी भी है और माई वाइफ इज शी इज़ ऑल्सो वेरी एविड रीडर। वो उसको भी पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो हम लोग जो है एटलीस्ट हमको लगता है कि हर महीने हम लोग 10-12 किताबें नई तो खरीदते हैं। तो एक पढ़ना एक इम्पोर्टेंट काम है। अभी जो सोशल मीडिया है, जिसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये कितना इफेक्ट डाल रहा है, मतलब कि ख़ास की स्टूडेंट्स पर जो भी किसी सीरियस कंपटीशन में जाना चाहते हैं, ये उनके लिए पॉजिटिव है या मतलब कि रिक्वायर्ड है? एक लेवल पे तो ये डिस्ट्रैक्शन ही है अगर स्टूडेंट है उसके लिए। इंटरनेट ओबियसली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया तो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन ही है। उससे 5 फ़ायदे हैं तो 50, इट टेक्स अवे योर अटेंशन। मतलब मेरा प्रॉब्लम सोशल मीडिया के साथ यही है कि जब आप खाली हो तो कर रहे हो तो कोई मतलब ठीक है, अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कोई काम नहीं है तो यूज़ कर लिया। लेकिन एज फार एज योर स्टडीज़ आर कंसर्न तो इंटरनेट ओबियसली यू नीड टू यूज़, क्योंकि बहुत सी इंफॉर्मेशन हैं जो बहुत सारे ऑनलाइन जर्नल्स हैं, बहुत सारे क्लासेस आजकल ऑनलाइन हो गए हैं, लोग वीडियोस डालते हैं, तो उस तरह से तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हॉबीज़ जो हैं, मैं एक खेलता हूँ। मैं एक्चुअली आई प्ले टेबल टेनिस, बहुत खेलता हूँ मैं। क्रिकेट भी आप? हाँ, एक ज़माने यहाँ दिल्ली में तो एक ज़माने में जब नया एरिया में था तो उस ज़माने में क्रिकेट बहुत खेलता था। अब मैं टीटी खेलता हूँ, काफ़ी खेलता हूँ एक्चुअली। अच्छा, हाँ, तो यही है, कुछ ना कुछ। एक आखिरी और अंतिम सवाल ये है कि जो लोग भी, जो बच्चे भी हैं यहाँ के, जो यूथ है, जिन लोगों का कुछ एम है या बिल्कुल भी नहीं है, या उन लोगों ने भी डिसाइड भी नहीं किया क्या करना है, वो ज़्यादातर स्कूल के ही बच्चे हैं यहाँ पे, स्कूल के हैं या 12th तक है मैक्सिमम, उनके लिए कुछ मशवरा, कुछ सलाह, कुछ सजेशंस आप जो उनको अपनाने की ज़रूरत है? देखिए, मेरा सलाह जो है वो ये है कि आप अपने आप को एसेस करिए कि आपको क्या करना है। अगर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको, मैं फिर ही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ करना ही हो सकता है आपने ये डिसाइड किया कि मुझे कुछ नहीं करना है। इफ़ यू आर कन्विंस्ड कि आपको कुछ नहीं करना है तो आप कुछ मत करिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो आपकी लाइफ है। यू विल वो आपके और आपके पेरेंट्स और उनके बीच का मामला है। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं करना है। हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज हों कि आपको कुछ नहीं करके भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने डिसाइड करा है कि आपको कुछ करना है तो उसके हिसाब से अपना इंटरेस्ट को देखिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है और उसके हिसाब से आप अलाइन करिए अपने आप को, क्योंकि कंपटीशन ओवर द इयर्स डिफ़िकल्ट तो हो रहा है।
इसमें कोई डाउट नहीं है कि चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही हैं, लेकिन अभी भी डुएबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि किया जा सकता है, किया जा सकता है, डिसाइडेड है तो बहुत मुश्किल नहीं है। आप मैंने वही कहा कि एटलीस्ट अगर आप यूपीएससी की बात करें, और मुझे लगता है बहुत हद तक, क्योंकि मैंने और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करी नहीं, इसलिए मुझे और किसी एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं है कि ओनली थिंग मैटर्स इज कि आप सीरियस होइए और कंसिस्टेंट होइए, कंसिस्टेंट बहुत ज़रूरी है। यू शुड हैव जो बात हमारे एक प्रोफेसर कहा करते थे कि पढ़ने में आपको मज़ा आना चाहिए, जो प्लेजर रीडिंग चाहिए आप जो कर रहे हैं। मतलब एक होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन ये मेरा काम है, दूसरा है कि मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है। ये दो फर्क, दो अलग अलग चीज़ें हैं जिसके बीच में एक तो मेरा काम है और एक है कि नहीं मुझे हो मज़ा सकता है जो काम कर रहा हो उसमें उसकी सिंसियरिटी भी उतनी ही हो, लेकिन जो जिसको उसमें मज़ा आ रहा है ना, तो वो उस काम को एफर्टलेसली करता है, मतलब विदाउट आउटपुट भी आप कहिए कि बढ़ जाता है। एफर्ट के बिना करने वाला काम जो होता है, दैट गिव्स यू मोर आउटपुट एक्चुअली। तो अच्छा, अंतिम क्वेश्चन तो मैंने पूछ लिया था, लेकिन एक क्वेश्चन रह गया। हाँ, जो आम यहाँ के जो यूथ हैं बेसिकली आप कह लीजिए, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं और वो लोग भी हैं जो एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। आपने खुद इस शहर को देखा होगा, वो अलग अलग चीज़ों में इंगेज हैं, कोई नशे में है और किसी और एक्टिविटीज़ में है जो कि आप ये कह लीजिए, या अभी से वो पॉलिटिकल तो नहीं कह सकते लेकिन उन चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो क्या आपको क्या लगता है ये इन चीज़ों से निकालने के लिए सोसाइटी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, या फिर कैसे इनको वहाँ से निकाला जाए, कैसे बचाया जाए इनको नशे से, या जिन बुराइयों में भी ये लोग हैं अभी? ये क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में रह चुके हैं तो आप इन चीज़ों को आपने बहुत करीब से देखा। नहीं, वो तो बात बिल्कुल सही है आपकी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। देखिए, नशा एक प्रॉब्लम है, लेकिन इनफैक्ट मतलब मेरे हिसाब से बड़ा रीसेंट प्रॉब्लम है। पहले भी रहा होगा लेकिन उतना खुला हुआ नहीं था जितना खुला ये पिछले 5-10 साल से, 5 साल 7 साल से जितना खुल गया है, उतना खुला हुआ ये प्रॉब्लम पहले नहीं था। तो देखिए, तो मेरा हमेशा कहना है कि एक हम कहते हैं कि सामाजिक बुराई है और समाज ही इसको दूर करेगा, या लोग मिलकर बैठेंगे, इस्लाह का काम, रिफॉर्म का काम जो नॉर्मली किस तरह से मतलब कहा जाता है। एक्चुअली हम इस पे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हम बोलते हैं कुछ दिन से बात होनी शुरू हुई है, वरना पहले इस पे बात ही नहीं होती थी जी। इसको एक बार ढका छुपा तरीके से लोग जानते थे कि हाँ ये पीता है, लेकिन भी उसको बड़ी आप बात ही नहीं करते थे उसके ऊपर, नहीं करते थे। और मेरा अभी मानना है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम बगैर पॉलिटिकल सपोर्ट के नहीं चल सकता है। तो आप मतलब ये कारोबार अगर चल रहा है या नशा अगर है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल, वरना अगर इस डिस्ट्रिक्ट में जितने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर वो बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये तय कर लें कि ये नहीं बिकेगा, या आप सब जानते हैं कि कौन इसको बेचता है, तो उसके बाद भी हम उनके साथ हम रहते हैं, बात करते हैं, और सामाजिक लेवल पे हम उनका बहिष्कार नहीं करते हैं। एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम जानते हैं कि फला आदमी इस तरह के कामों में इन्वॉल्व है, लेकिन हमारा उनके यहाँ आने जाना भी होता है, मिलना जाना। द पॉइंट इज ग्लोरीफाई, यू नीड टू एक्सपोज देम। अगर आप उनको एक्सपोज नहीं करेंगे, एंड यू नीड टू आइसोलेट देम। अगर जब तक वो मतलब आप उनको इज्जत देते ही रहेंगे अगर, तो उसमें क्या चेंज आएगा? बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं आ सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर, और मेरे हिसाब से ये एक सामाजिक फेलियर तो है ही है, और प्लस एक कलेक्टिव लीडरशिप का फेलियर है इस डिस्ट्रिक्ट में, जो इस तरह की बुराइयों में के रूप में हम लोगों के सामने आती है, क्योंकि हम इस पर बात ही नहीं करते। मतलब आपको ऐसा लगता है कि लीडरशिप की भी एक कमी है? ये लीडरशिप है ही नहीं, कमी तो वहाँ होती है जहाँ पे कमी तो लीडर होता है, उसमें कमी होती है। आई कंसिडर कि किस तरह का लीडर होना चाहिए आपकी नज़र में इस इलाके के लिए, अपने इलाके के लिए खास कर? देखिए, मैं इसमें एक ही एग्जांपल देता हूँ, और ये हर आदमी जो इस इंटरव्यू को देखे वो अपने हिसाब से इसको ट्राई कर ले, इस फॉर्मूले को। लीडर वो होना चाहिए जिसको देख के आप अपने बच्चे को कहें कि इसके तरह बनो, या आप मन में सोचें कि मेरा बच्चा इसके तरह बने।
हर बाप ये सोचे कि मेरा बच्चा ऐसा हो जाए। बने, हर माँ हर बाप सोचे कि मेरा बच्चा जो है यार इसकी तरह बने। अगर उस टेस्ट पे वो आदमी फिट बैठ रहा है तो वो आपका लीडर है। और ये मुझे कहने की जरूरत थोड़ा ना, ये तो हर आदमी अपने खुद ही जज कर लेगा। हाँ, लेगा। सही, बिल्कुल सही है ना, कि कौन हमारा नेतृत्व कर सकता है। मैंने ऐसे भी कंस्टिट्यूंसीज देखी हैं, चूँकि मैं कई इलेक्शनों में ऑब्जर्वर रहा हूँ गवर्नमेंट के तरफ से, तो मैं देखी है कि लोग कहते हैं अच्छा, कि मतलब दे हैव दैट लेवल ऑफ फैन फॉलोइंग। नेता के बारे में लोग कहते हैं कि मतलब लोग आके उससे नामांकन का बच्चे का नाम लिख पढ़वाते हैं कि इसका नाम हो। मतलब मैं अपने प्रोफेशन के टाइम में आंध्रा में था एक जगह, आई थिंक डिस्ट्रिक्ट करीम नगर था, एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट, मतलब उसको एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, मतलब कि मेरा मतलब विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, आप ये बताएं कि क्या अपने बच्चे को आप अपने रिप्रेजेंटेटिव की तरह बनाना चाहते हैं कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो आपका है, क्या आपका बच्चा उसके तरह बने? क्या आपके दिल में ये ख्वाहिश है? और अगर ये ख्वाहिश नहीं है आपके दिल में, तो आप अपने सामाजिक और राजनीतिक दायित्व में फेल हुए हैं। लेकिन हर रिप्रेजेंटेटिव ये तो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे जैसा बने। ये तो उस रिप्रेजेंटेटिव को तय करता है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। वो ये नहीं चाहता वो मेरी तरह बने, वो चाहता है उसकी गद्दी संभाले, वो एक अलग चीज़ है। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बढ़ जाती है ना, बल्कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप इस तरह के लोगों को भी आप प्रमोट करें और खुल करके आना चाहिए। लीडरशिप जो है वो बहुत ही एक कलेक्टिव मामला है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि क्यों आपकी कंस्टिट्यूएंसी मॉडल कंस्टिट्यूएंसी नहीं बन पाती? इसी देश में कंस्टिट्यूएंसी है ना जो मॉडल कंस्टिट्यूएंसीज हैं, आपकी कंस्टिट्यूएंसी क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि हम वोट ही नहीं देते हैं ना मुद्दों पे। हमारा वोट देने का पैरामीटर ही अलग है। जब आप लीडर नहीं चाहते हैं जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं डॉक्टर इंजीनियर, आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं कि वो यूपीएससी करे, लेकिन लीडर आपको चाहिए चाहते हैं कि समाज में अच्छा लीडर मिल जाए। हाँ, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। आपको वही ब्रीड लाना पड़ेगा। लीडरशिप जो है आज के टाइम में, लीडरशिप कोई अलग से चीज़ नहीं है, ये अपने आप में एक एट्रीब्यूट है जो पढ़ाई लिखाई के साथ, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही आएगी। अगर आप इस दोनों चीज़ों को अलग अलग ट्रीट करेंगे कि हमारा मुखिया जाहिल होगा और बेटा पढ़ा लिखा होगा, तो बेटा भी जाहिल होगा और मुखिया भी जाहिल होगा, मतलब ये वाला मामला है। अगर आप इस चीज़ के डिस्टिंक्शन में फंसे रहेंगे तो कभी भी इस चीज़ से आप निकल नहीं, मतलब खुद से भी पहल करनी होगी अगर वो आप बदलाव लाना चाहते हैं तो। नहीं, बदलाव तो देखिए क्या होता है कि एक होता है सामाजिक बदलाव का प्रोसेस और एक होता है पॉलिटिकल प्रोसेस। ये दोनों ही इन टैंडम चलता है किसी भी समाज में। आप ये सोच लीजिएगा कि एक पर आप कोशिश करेंगे तो आप ये सोचिएगा कि हम सामाजिक संगठन बना के नशा दूर कर देंगे, ये कभी नहीं होगा। या रिलीफ का काम करते रहे तो गरीबी खत्म हो जाएगी, कभी नहीं होगा भाई। रिलीफ के काम में हम 4 लोग 10 लोग मिलके थोड़ा बहुत एफर्ट करके कर लेंगे, वो नहीं होगा भाई। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की है ना, जिस देश के आप नागरिक हैं उस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उस देश के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, पब्लिक फंक्शनरी की रिप्रेजेंटेटिव है ना कि रिलीफ में आपको सामान पहुँचे। वो तो आप एड ऑन कर रहे हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सही, टू फीड एवरीबडी इन क्राइसिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। हम तो उसमें एड ऑन कर सकते हैं एज अ सिटीजन, चाहे आप उसको हसास शहरी हैं आप, हाँ, तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। और इस पे आई थिंक हम सबको ही सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हम एक अच्छी लीडरशिप की ब्रीड तैयार कर पाए। मतलब आई डोंट से कि कौन आपका लीडर होगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन तो हो पहले कि ये 4 लोग हैं, इसमें से हमारे पास कोई लीडर हो। मेरे हिसाब से अभी वो स्टेज में हम पहुँचे ही नहीं हैं जहाँ पे हम ये चूज़ कर सकें कि ये 4 लोग हैं, इसमें से कोई लीडर हो। मतलब यूपीएससी की भाषा में तो कहें तो अभी प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ है, तो मेंस की बात कहाँ से करें, मेंस और इंटरव्यू की बात कहाँ से करें। तो वो स्टेज पे हम हैं, लेकिन फिर भी आई एम होपफुल कि जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं उस तरह से अब यहाँ पे भी थोड़ी सी अवेयरनेस आई है और लोग जो यंग जनरेशन जो बाहर से जो पढ़ कर के लोग आ रहे हैं उनके अंदर भी एक ख्वाहिश जगी है कि कुछ इस तरह की। हाँ, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी एक बेहतर कॉन्स्टिट्यूएंसी होना चाहिए। देखिए हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया।
नहीं हो पाया, और अभी भी हो सकता है, मतलब अभी भी मेरे हो हिसाब से अभी भी हो सकता है, कुछ ऐसा कुछ हुआ अभी तो नहीं है। मायूसी की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं नहीं, मायूसी की का तो सवाल ही नहीं कोई ज़रूरत ही नहीं। उठता। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है और होने की संभावनाएं हैं, और शहर में रेजिलियंस है, तो सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने शुरू में एक बात अपने दर्शकों को नहीं बताया कि अभी इस वक्त जो है सालिक परवेज़ जॉइंट कमिश्नर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हैं और दिल्ली में पोस्टेड हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सी जानकारियाँ हम लोगों को मिली, और हर तरह का सहयोग देने का भी आपने एक तरह से वादा किया कि जिस तरह से भी जिनको भी ज़रूरत होगी मैं अवेलेबल रहूँगा, लेकिन ख्वाहिश होनी चाहिए बच्चों के अंदर खुद से करने की। इन्हीं बातों के साथ अलविदा लेते हैं। देखते रहिए संवाद, जुड़े रहिए द संवाद से। द संवाद सच के साथ।